वादों पर वादे, राजनीतिक वादे, वादों की बौछार है, वादों की बहार है। ये बिहार बा चुनाव रण है, इसलिए सबके अलग अलग प्रण हैं, सबके अलग अलग संकल्प हैं, सबकी अपनी बातें मतदाता सुन रहे हैं। ये जानते हैं कि ये सभी 30 मार खा हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। 4 दिनों के बाद यानी 28 तारीख को 243 में से 71 विधानसभा सीटों पर जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। पहले चरण के चुनाव के लिए सियासी समर में एक से बढ़कर एक दांव आजमाए जा रहे हैं। सभी पार्टियों को स्टार प्रचारक रैलियों के जरिए अपने वादे और अपने दावे जनता तक पहुंचाने में जुटे हैं। बिल्कुल, 28 के बाद 3 और 7 नवंबर को बिहार में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 94 और फिर तीसरा चरण जो है उसमें 78 सीटों पर वोटिंग होनी, यानी कि 7 नवंबर को बिहार की सभी 243 सीटों के बाशिंदे अपना वोट ईवीएम में महफूज कर देंगे। सबके जहन में सवाल है कि बिहार में नीतीश का शासन बरकरार रहने वाला है या फिर अब 2020 के बाद कमान तेजस्वी के हाथों में होगी। जी हां, बिहार चुनाव को लेकर तमाम चैनलों और एजेंसियों के सर्वे भी सामने आ चुके हैं। वार हो रहे हैं, पलटवार जारी है। 3 हफ्ते से भी कम का समय बचा है जब बिहार अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल, बिहार की जनता निर्णायक फैसला लेगी क्योंकि 10 नवंबर को जो नतीजे हैं वो पूरी तरह से सामने आ जाएंगे। 3 चरण हैं वोटिंग के और उसके बाद ये पता लग जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, कौन इस बार बिहार की सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। चुनाव के बाद विधानसभा की मौजूदा शक्ल सूरत जो है वो बदल जाएगी, लेकिन 2015 में बिहार विधानसभा कैसी थी उसको हम आपको दिखाएंगे। लेकिन क्या मुद्दे हैं वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बार क्या मुद्दे बिहार विधानसभा में छाए हुए हैं। असल मुद्दा जो है वो है पलायन, लेकिन जो पैराशूट मुद्दे हैं यानी कि जो प्रॉफिट के मुद्दे हैं अपने अपने वो भी सामने आ रहे हैं। बाढ़ की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन कश्मीर की बात जरूर हो रही है। हमने पिछले दिनों देखा भी था कि कैसे कश्मीर को लेकर जो सियासी बयानबाजियां हैं, रैलियां हुई थी मनीष जी, वो हमने देखा था किस तरह से ये वाकई में जैसे पैराशूट उम्मीदवार हुआ करते थे पहले, अब भी होते हैं, लेकिन अब पैराशूट मुद्दे भी होने लग गए हैं। यानी कि जो वहां की लोकल बात है, सड़क की, शिक्षा की, बेरोजगारी की, पलायन की, बाढ़ की, गरीबी की, रोजी रोटी की, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। अलग मुद्दे छाए हुए हैं। जी हाँ, रोहित, अगर इसकी बात की जाए तो इसके साथ साथ आप देखें, हैरानी इस बात की है कि बिहार चुनाव में इन मुद्दों की गूंज बहुत कम सुनाई दे रही है। प्रदेश के मुद्दे कम और देश के मुद्दे ज्यादा हावी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद, गलवान, कश्मीर, 370 और राम मंदिर जैसे ऐसे कई पैराशूट मुद्दे हैं रोहित जो इसमें उतर आए। बिल्कुल, और हम ये भी अब दिखाने वाले हैं आगे, क्योंकि मुझे पता है कि दर्शक जो इंतजार कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति की शक्ल सूरत आने वाले वक्त में यानी कि अगले 10-15 दिनों में कैसी होने वाली है, वो भी हम पिटारे से निकालेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये आप देख लीजिए कि पिछली बार यानी कि जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद जो नतीजे निकलकर सामने आए थे वो नतीजे क्या थे, उसकी स्थिति 2015 की क्या थी। बीजेपी 24.4% वोट बीजेपी को मिले थे पिछले विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस को सिर्फ 6.7% वोट हासिल हुए थे 2015 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था। और सीटों की अगर मैं बात करूं, 53 सीटें बीजेपी के पास थी, 27 कांग्रेस के पास, जेडीयू के पास 31 और आरजेडी के पास 80। यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में मनीष जी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, कुछ वक्त सरकार भी चलाई थी, लेकिन उसके बाद गेम चेंज हो गया। बिहार की अगर अभी के हालात की बात करें तो इस समय वहां पर ऐसी स्थिति है रोहित, अपने आप में देश में पहली बार किसी प्रदेश के चुनाव में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 मुख्यमंत्री पद के घोषित दावेदार हैं। बिल्कुल, सब और अपनी अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उसको भी हम दिखाएंगे मनीष जी आगे चल के कि बिहार की जनता क्या सोचती है। क्योंकि देखिए, सारा का सारा जो खेल है यहाँ पर यह है जनता जनार्दन का। जनता किसको मुख्यमंत्री चुनना चाहती है, जनता किसको सरकार में बैठाना चाहती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसलिए हम ये ओपिनियन पोल लेकर आए हैं कि जनता, ओपिनियन मतलब होता है कि राय, जनता की क्या राय है, जनता क्या कह रही है, वो हम आपके सामने रखेंगे और आपको हम बताएंगे कि आखिरकार बिहार की जनता के दिल में क्या है। क्या बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना है? क्या बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि किसको अपना वोट देना है? क्या बिहार की जनता राष्ट्रवादी मुद्दों पर वोट करेगी, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन पर वोट करेगी, या फिर जो मुद्दे अछूते रह गए मनीष जी? क्योंकि देखिए, हमने भी अभी दिखाया जो बड़े मुद्दे हैं,
बाढ़ की कोई बात नहीं कर रहा है, शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा है। जो हमने देखा कि बिहार के लोगों की जो स्थिति है मैक्सिमम हमने देखा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या वहां पलायन की होती है। वहां से लोग पलायन कर जाते हैं दूसरे स्टेट्स में, अलग अलग जगह जाकर नौकरी के लिए, जॉब्स के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर नहीं है। क्या ये मुद्दा रहने वाला है? ये तमाम चीजें हैं जिस पर बिहार की जनता वोट करेगी, इस पर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त ये जानना जरूरी है कि ओपिनियन पोल जो है मनीष जी, मुझे लगता है कि उसको ओपन करने का वक्त आ गया है और अब हम शुरुआत करते हैं उसकी सीट शेयर के साथ। हम शुरुआत करते हैं। आपने लेकिन रोहित, इससे पहले कि आप उसे खोलें, जिसका इंतजार मुझे ऐसा लगता है कि इस समय लाखों करोड़ों दर्शक ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर, उनको इंतजार है, उनकी धड़कनें थमी है। लेकिन रोहित, आपने एक बात कही कि आखिर वोटर ने क्या तय कर लिया है, केकर बाप। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वोटर ने क्या तय किया है, यही हम जो है जो बताने की कोशिश अपने जो दर्शक हैं उनको हम कर रहे हैं कि क्या जो ओपिनियन है, क्या जो राय है, बिहार की जनता ने उस राय को कायम कर लिया और जो ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहा है वो हम अब जनता के सामने रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आंकड़ा हम रखते हैं सीट शेयरिंग को लेकर कि ओपिनियन पोल में, यानी कि जो सबसे बड़ा पोल है उसमें क्या राय निकल कर सामने आ रही है। क्या बिहार की जनता सोच रही है कि इस बार बिहार विधानसभा का स्वरूप कैसा रहने वाला है, किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसको ओपन किया जाए, जो पहला ग्राफिक्स है सीट शेयर का उसको सामने रखा जाए। और ये देखिए, ये आज का पहला आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। तस्वीर देखिए क्या हो सकती है बिहार विधानसभा की तस्वीर। ये देखिए, एनडीए 133 से 143 सीटें जीत सकता है, इस तरह की एक राय जब पब्लिक से बात की गई तो निकलकर सामने आई। महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव जिस जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं वो एनडीए से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष जी 88 से 98 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है ये आंकड़ा। और अन्य, यानी कि अन्य में समझ लीजिए कि आरएलएसपी है, अन्य में एलजेपी है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो 12 में सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी कि यहां पर अगर हम इस पहले आंकड़े पर यकीन करें, ये जो ओपिनियन पोल है, इंडिया टुडे और सीएसडीएस का सर्वे है उसके जरिए किया गया है, उसमें यह साफ तौर पर लग रहा है मनीष जी कि इस बार एक बार फिर से भले ही एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन वापसी हो रही है एनडीए की बिहार में। की सबसे बड़ी खबर, राजग की सरकार बिहार में बनती दिखाई देती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रोहित, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो पहला आंकड़ा हमने रखा है वो पहला आंकड़ा ये कहता है कि ठीक है, क्योंकि तेजस्वी लगातार इस नाम पर वोट मांग रहे हैं कि 15 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, 15 साल एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन क्या वो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है? अभी जो पहला ओपिनियन सामने आया है, जो पहला आंकड़ा सामने आया है, वो कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी नहीं है। हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो 15 साल की, लेकिन इतनी नहीं है कि वो सीधे तौर पर एनडीए को या नीतीश कुमार को हिट कर पाए। यानी रोहित, ये आंकड़े देखकर ये कहा जा सकता है कि कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में मिलना तय है बिहार को। बिल्कुल, और इसको बड़ा मुद्दा भी बनाया था जब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, विजन डॉक्यूमेंट जिसको नाम दिया था बीजेपी ने, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ही यही रखा गया था मनीष जी कि कोरोना की वैक्सीन फ्री में देंगे। हालांकि हमने देखा था कि इसको बहुत ज्यादा विरोध भी किया गया था, इस पर बहुत ज्यादा राजनीति भी हुई थी और पूरे 11 लक्ष्य बीजेपी ने रखे थे अपने संकल्प पत्र में कि हम ये 11 संकल्प लेते हैं। इन्होंने तेजस्वी को काउंटर भी किया था कि तेजस्वी 10 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, हम 19 लाख नौकरियां देंगे। तो इस तरह के कई सारे पॉइंटर्स रखे गए थे। ये भी कहा गया था कि 2024 तक जो बिहार में एक नया एम्स है उसको हम शुरू कर देंगे। तो ये लग रहा है कि अभी जो वादे हैं वो फिलहाल इस पहले ओपिनियन पोल के जो आंकड़े की वजह से लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं सही होते हुए नजर आ रहे हैं। सीट शेयर हमने आपको दिखाया, अब ये देखते हैं कि वोट शेयर कितना रह सकता है। ये भी पब्लिक ओपिनियन के ऊपर ये सारा का सारा आंकड़ा है, पब्लिक से बात की गई और उसके बाद पब्लिक ने किस तरह का आंकड़ा दिया है उसको जरा आप देख लीजिए। एनडीए के पास 38% यानी कि 38% वोट रह सकते हैं और महागठबंधन के पास 32% यानी कि मनीष जी एक मेजर डिफरेंस है, क्योंकि 6% का डिफरेंस अच्छा खासा होता है। जी जाहिर सी बात है रोहित, राजनीति में अगर 6% का डिफरेंस आप देख रहे हैं, 6% का अंतर ये बताता है कि बहुत कंफर्टेबली, और ये भी कहा जा सकता है जिस तरीके से आंकड़े और आकलन सामने आया है, जो राय सामने आई है, इसके मुताबिक एक कंफर्टेबल मार्जिन और कंफर्टेबल लीड के साथ राजग अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर है मनीष जी, अन्य जिसमें छोटी छोटी पार्टियां थी वो देखिए 30%, यानी कि महागठबंधन 32 है और वो 30%। तो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी एक अच्छा मेजर जो वोट है वो लेता हुआ दिख रही है। तो ये मुझे लगता है कि ये इनमें से कोई ना कोई अगर फंसती है सिचुएशन तो फिर किंग मेकर हो सकता है इसमें। जाहिर सी बात है गेम चेंजर यही होगा, क्योंकि इसमें आर्म ट्विस्टिंग होगी। और जहां तक बात की जाए बिहार और यूपी की, तो आपने देखा है ये छोटे छोटे दल किस तरह से आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। लेकिन जो आंकड़े सीट शेयरिंग के हिसाब से हमें आए, प्रतिशत के हिसाब से हमने अभी दर्शकों को दिखाया,
रोहित, मेरा ऐसा मानना है कि राजग को बहुत आराम से सरकार बनाने के लिए उनको वो आकलन जो उनका है, जिस तरह से अलग अलग रैलियों में बीजेपी के नेता नीतीश कुमार जो दम के साथ कह रहे हैं मंच पर आकर, मुझे ऐसा लगता है वो ये आंकड़े, उनका सर्वे और लोगों की राय यही बताती है कि राजग फिर एक बार लौटता दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना पैनल ओपन करूं, मैं ये बता देना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि ये कोई नतीजे नहीं है, ये सिर्फ ओपिनियन है, यानी कि पब्लिक की राय है। चुनाव पूर्व पब्लिक की राय ली गई है और उस राय में जो फिगर्स निकल कर सामने आई है, उन फिगर्स को बहुत साइंटिफिक तरीके से ये पूरा जो फिगर है उसको बनाया गया है और वो साइंटिफिक रिसर्च के बाद की गई फिगर जो है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो ये कहती है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की वापसी हो रही है। यानी कि पिछली बार नीतीश और बीजेपी अलग होकर लड़े थे तो हमने देखा था क्या हुआ था, आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन लगता है कि पिछली बार जो हुआ वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, इसीलिए एक बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिएगा। बिल्कुल। तो मैं मनीष में पैनल ओपन कर देता हूं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं सभी पार्टियों के। मेरे साथ इस वक्त गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ इम्तियाज अहमद अंसारी साहब हैं, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस सिंपैथाइजर, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय पांडे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सीनियर जर्नलिस्ट सतीश के सिंह, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का हमारे पैनल के सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि जो पहला आंकड़ा है, जो पहली दो फिगर्स हमने दिखाई हैं, वो बीजेपी के पक्ष में, वो एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही। तो पहला सवाल मेरा गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से है। गोपाल जी, क्या आपको लग रहा है, क्या ये सोच रहे थे आप कि बहुत कंफर्टेबली इस बार चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? क्योंकि आप लोग अपना इंटरनल सर्वे जरूर कराते होंगे। बिल्कुल सही बात है। हम खुश हैं कि यह जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं सारे, आपका महत्वपूर्ण जो पोल है ओपिनियन पोल, जो पूरी अच्छी तरह से इस बात को स्टैब्लिश कर रहा है कि बिहार जो है, बिहार की जनता विकास के लिए वोट दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो जेडीयू और बीजेपी का जो एनडीए का और बाकी वीआईपी पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए का, वह मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के राज्य के चीफ मिनिस्टरशिप के लिए पूरी तरह से वहां की जनता भारतीय एनडीए के साथ है। और यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि 15 साल का जो हमारा कार्यकाल है, जिसको हमने जनता के सामने रखा था कि बिहार गुंडा राज, जंगल राज से बिल्कुल अलग तरीके से विकास के पथ पे चल पड़ा है और डबल इंजन की जो ग्रोथ है, केंद्र और प्रदेश सरकार का मिलकर जो बिहार का विकास और तेजी से होगा, तो इस बात को जनता ने अच्छी तरह से माना है। एक तरफ तो ये बात है, दूसरा एक महत्वपूर्ण ये भी पहलू है कि जो कांग्रेस यानी अपोजिशन है, आरजेडी तो चलो जंगल राज और इस सब में लगी हुई है, गुंडागर्दी और बूथ कैप्चरिंग का ही उनका काम है, उनके नेता जेल में है। कांग्रेस अपने आप कहीं ना कहीं विघटनकारी नक्सलवादी गिरोह के साथ, माले जैसे संगठन जो कि पूरी तरह अलगाववाद पे देश को अंदर आतंकवाद को फैलाने का काम करते हैं, ऐसे माले जैसे संगठन से इन्होंने अपना गठबंधन किया है, जो अगर बिहार में आ गया तो जो झारखंड और छत्तीसगढ़ की समस्या है वो बिहार में भी पनप जाए। गोपाल जी, आज औरंगाबाद की एक रैली की हमने तस्वीर और वीडियो दिखाया था, अगर आपने वो देखा होगा, आप पैनल पर आ चुके थे। हमारी रिपोर्ट में रोहित हमने दिखाया था कि औरंगाबाद में रामेश्वर चौरसिया और चिराग पासवान की उस रैली में कितनी भीड़ थी। गोपाल जी, ये भीड़ तो कुछ और कहती है। हमने जो चुनाव इलेक्शन की रैलीज की है, हम लोग बहुत ही जागरूक और रिस्पॉन्सिबल पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब रैली में हम लोग सब बात कर रहे थे, सब स्पष्ट था कि अगर भीड़ आ गई, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन की, लोगों ने कुर्सियां जमीन पे बैठे और भीड़ दिखी, तो प्रधानमंत्री पूरी तरह से बहुत नाराज हो जाएंगे कार्यकर्ताओं पे, पदाधिकारियों पे। इतना स्पष्ट हमें निर्देश था। तो हम लोग स्टार प्रचारकों के साथ मल्टीपल रैलीज, वर्चुअल आउटरीच का काम कर रहे हैं। तो यह जो फिजिकल रैलीज कर रहे हैं, फिजिकल फ्लाउट कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, यह बिहार की जनता के साथ धोखा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का चुनाव प्रचार जो है, सोशल डिस्टेंसिंग का चुनाव प्रचार भी आपको जीत दिलाएगा। रोहित, हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार पांडे। डॉक्टर अजय, आंकड़े जो अभी आपके सामने आए, प्रतिशत की बात की जाए सीट शेयरिंग की,
यह साफ दिखाई देता है कि फिर एक बार राजग नहीं, एक बार फिर राजग नहीं, एक बार भाजपा। इसको ऐसे कहिए। आपने अभी ना मनीष जी, आपने अभी एक बड़ा तथ्य बताया कि ये ऐसा चुनाव है जिसमें इतने मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, लेकिन एक तथ्य आप बताना भूल गए। वो तथ्य ये है कि ये विश्व का ऐसा चुनाव है जहां मुख्यमंत्री 15 साल के बाद कह रहा है कटोरा लेके कि मुझे 5 साल और दे दो विकास के लिए। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो 2005 में लालू जी के खिलाफ बोलते थे कि मुझे लालू जी की तरह 15 साल नहीं चाहिए, मुझे बिहार के लिए 5 साल दे दो, मैं नक्शा बदल दूंगा। बिहार की जनता ने 15 साल दे दिए जनाब आपको, अभी भी आप कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। ये बिहार शेरशाह सूरी की धरती है जो 5 साल दिल्ली की सल्तनत पे बैठा था और उसने भारत का नक्शा बदल दिया था। ये ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता से पेशावर तक बनाने का काम किया जो बिहार के बीचों बीच से निकलता है और इतिहास में दर्ज है। नीतीश कुमार जी बार बार हवाला देते हैं। अच्छा डॉक्टर अजय पांडे, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी कुछ वक्त पहले की बात है, जब चिराग पासवान नीतीश कुमार को चाचा चाचा कहते हुए थकते नहीं थे, और अब वो कसम खा चुके हैं कि अब मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा मैं, किसी भी सूरत में नहीं बनने दूंगा मैं। क्या अचानक से ऐसा हो गया? अचानक से कुछ नहीं हुआ। पहले तो चचा की जगह अब हम उनको बाबा कह रहे हैं, और जब लोग चचा से बाबा हो जाते हैं तो मतलब उनको संन्यास ले जाना चाहिए। ये चंद्रगुप्त की धरती है जिसने 43 साल की उम्र में अपने बेटे को गद्दी सौंप के अन्न और जल त्याग करके उतना बड़ा सम्राट मतलब चिराग गद्दी चाहते हैं? परंपरा के तहत अपना प्राण त्याग दिया। चिराग गद्दी चाहते हैं? की धरती है, चिराग गद्दी नहीं चाहते। चिराग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट चाहते हैं। चिराग बिहार को फर्स्ट होते देखना चाहते हैं। बिहार वही अशोक, बिंबिसार और जो अब शेरशाह सूरी की और गौतम बुद्ध की जो परंपरा है, राजेंद्र बाबू की, उसको वापस लाना चाहते हैं। अजय जी, आपके बोलने से ऐसा दिखाई देता है, मेरे सारी बिहार की डिबेट्स में आप आए हैं, आप बुद्धिजीवी, आप पत्रकार भी रहे हैं। मोदी तेरे से बैर नहीं, लेकिन नीतीश बिहार में तेरी खैर नहीं। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। रोहित बिल्कुल। दीपक झा के पास चल रहा हूं मैं। दीपक झा, आप बताइए कांग्रेस कहां है इन सब में? कांग्रेस कहां है इन सब में? राहुल गांधी तो हैं, बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल में कहीं दिख नहीं रही है रोहित जी। रोहित जी, अब आपने ओपिनियन पोल निकाला है, मेहनत किया है, तो मैं आपके मेहनत का सम्मान करता हूं कि आपने भी पत्रकार हैं तो मेहनत जरूर किया है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यही मोदी जी हैं, नीतीश कुमार को 2015 में जी भर के गालियां दे रहे थे, बिहार की जनता का अपमान कर रहे थे, डीएनए मांग रहे थे। नीतीश कुमार मोदी जी का अपमान कर रहे थे, और यहाँ पे अब गलबैया कर रहे हैं। सत्ता का क्या खेल है देखिए। यहाँ पे अजय कुमार जी बैठे हैं, गोपाल कृष्ण जी बैठे हैं भाजपा के, एक हनुमान बताते हैं, एक दूसरे का नाम भी नहीं लेना पसंद करते। तो अब आप समझ रहे हैं कि जनता के साथ भाजपा, आपने भी तो गले लगाया था नीतीश कुमार को, आप भी तो गले लगे थे 2015 में करना चाह रही है। तो 2015 में भी तो आप गले लग गए थे सर। दीपक भाई, 2015 में आप भी गले लग गए थे, क्योंकि 71 सीटें थी नीतीश कुमार के पास। तो वो मजबूरी का गठबंधन था क्या? वो गलबैया मजबूरी की थी क्या? क्योंकि 71 सीटें थी नीतीश कुमार के पास, सत्ता में रहना था, तो इसलिए मजबूरी की गठबंधन हमारा नहीं करे तो लीला, आप करे तो लीला। दीपक झा, आप करे तो लीला। दिया तले अंधेरा है, इसकी बात करिए। गठबंधन तो ये लग रहा है कि भाजपा, दिया तले अंधेरा है, इसकी बात करिए। मनीष जी, मैं कहता हूं कि मजबूरी का गठबंधन तो ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल में चिराग पासवान को तो रखना चाहते हैं, लेकिन बिहार में नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। कौन सी मजबूरी है, कैसी गठबंधन है? ठीक है, ये लगता है बिहार। ठीक है, वक्त है अगली फिगर खोलने का, और मनीष ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फिगर ये बताएगी कि बिहार की जनता किसे चाहती है, बिहार की जनता किसे चाहती है कि वो बिहार में मुख्यमंत्री बने, बिहार की बागडोर संभाले, और वो क्या कहता है आंकड़ा, वो फिगर क्या कहती है, उसको सामने लेकर आया जाए। तो बिहार की जनता क्या कह रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक? इंडिया टुडे और CSDS का सर्वे ये कहता है कि 31% जनता ये कहती है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने।
दूसरा आंकड़ा तेजस्वी यादव के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव 27% जनता चाहती है और 42% जनता मुख्यमंत्री के तौर पर अन्य को देखना चाहते हैं। यानी कि जो आप बात कर रहे थे ना मनीष जी, छह में से 2 हो गए, 31 और 27। बाकी के जो बचे 4 लोग हैं, वो 4 लोगों में से टक्कर है आपस के बीच में। लेकिन एक सवाल यहां पर एक चीज और गौर करिए रोहित, मैं ये कहना चाहूंगा, आप 4 लोगों का जिक्र कर रहे हैं और तेजस्वी और नीतीश में 4% का ही अंतर। बिल्कुल यही सवाल लेकर मैं जाना चाह रहा हूं गोपाल जी के पास। गोपाल जी, नीतीश जी तो लंबे वक्त से राजनीति कर रहे हैं, लंबा राजनीतिक करियर है। तेजस्वी यादव को तो अभी कुछ ही वक्त हुआ है, एक बार डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4% का अंतर है। 4% का अंतर है लोगों की पसंद में एज ए सीएम। ये खतरा है, अलार्मिंग है। नहीं, देखिए, हम यह बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यह बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वह लगभग 70 से 80% पूरे देश में है और यही विकास का कारण बनने वाली है और यही जनता का एक बहुत बड़ा ये फैक्टर भी है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के अनडिस्प्यूटेड पॉपुलर लीडर हैं तो यानी कि ये मोदी की जीत, ये मोदी की वजह से आंकड़े आ रहे हैं। साफ तौर पे दिखाता है गोपाल जी ये बताता है कि देश का चेहरा, सारा जिम्मा और माहौल बदलने का दारोमदार किसी और पर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी पर है। रोहित, बिल्कुल, मैं चाहूंगा एक फेयर ओपिनियन, एक फेयर और न्यूट्रल ओपिनियन इस पर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो मुझे देंगे सतीश के सिंह हमारे साथ हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं चाहता हूं सतीश जी से, हर चीज पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, खासतौर पर राजनीति पर बहुत बड़ी पकड़ है सतीश जी की। सतीश जी, आपका व्यू इस पर, सीट शेयरिंग, वोट शेयरिंग और एज ए सीएम, तीनों लिहाज में सबसे पहले कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार हैं, जो बीजेपी और एनडीए, जो बीजेपी और जो जेडीयू का गठबंधन है, वो पोल ऑफ पोल्स, यानी कि जितने भी सर्वे हुए हैं, जितने भी ओपिनियन पोल्स हुए हैं, उनका निचोड़ क्या कहता है? क्या कहता है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या कहता है कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? क्या कहता है कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट शेयर किसका रहेगा, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज किसका रहेगा? मैं चाहूंगा उस फिगर को सबके सामने इस वक्त रखा जाए टेलीविजन स्क्रीन पर। और पोल ऑफ पोल्स ये कहता है, पोल ऑफ पोल्स एनडीए को 148, महागठबंधन को 85 और अन्य को 10। इस वक्त की बड़ी खबर, राजग को बड़ी आसानी से सरकार बनाने का मौका मिलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, 148 सीटें एनडीए की ये ओपिनियन पोल बता रहा है, जबकि महागठबंधन काफी पीछे छूट गया है। 85 सीटें महागठबंधन की आती हुई दिख रही हैं। मनीष जी, पिछली बार आपको याद होगा कि अकेली आरजेडी जो है वो 80 सीटें लेकर आई थी, लेकिन लग रहा है कि इस बार आरजेडी को भी नुकसान हो सकता है, जो ये ओपिनियन पोल कह रहा है। और अन्य की अगर हम बात करें तो अन्य सिर्फ 10 पर सिमट कर रह गए हैं। 3 अलग अलग सर्वे हुए हैं और उन सर्वे का हमने निचोड़ निकाला है और वो ये कहता है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार, यानी कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इंडिया टुडे और सीएसडीएस का सर्वे ये कहता है कि एनडीए 138, महागठबंधन 93, अन्य 12। टाइम्स नाउ सी वोटर का सर्वे कहता है 160 एनडीए, 76 महागठबंधन और 7 अन्य। जबकि एबीपी और सी वोटर का सर्वे कह रहा है 147 एनडीए, 88 सीटों पर महागठबंधन और 8 सीटों पर अन्य। और इनका जो निचोड़ निकल कर आता है, यानी कि पोल ऑफ पोल्स, वो ये कहता है 148 सीटों पर एनडीए को इस बार जीत मिलने जा रही है। महागठबंधन 85 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराएगा, जबकि अन्य के खातों में सिर्फ 10 सीटें रह सकती हैं। अब वोट शेयर की बात करते हैं, यानी कि पोल ऑफ पोल्स में वोट शेयर किस तरह से निकल कर सामने आ रहा है। इससे पहले कि हम वोट शेयर पे जाएं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो ये आंकड़ा आया है, ये जो औसत आंकड़ा है, ये बताता है कि हमने आपको परखा है, इसलिए हम आपको चुनेंगे। जो नारायण नीतीश के तरफ से लग रहा है, बिहार में जिस चीज की बात हो रही है वही होता दिख रहा है। बिल्कुल, और वोट शेयर की बात करें तो मनीष जी, वोट शेयर में भी काफी अंतर है। देखिए, वोट शेयर ये कहता है कि एनडीए 34.8% वोट लेके सबसे आगे रहेगा और नंबर 2 पर महागठबंधन है जो कि 27.5%, यानी कि काफी पीछे है। वोट शेयर के मामले में महागठबंधन एनडीए से काफी पीछे रह सकता है, ऐसा बिहार की जनता कह रही है, क्योंकि ये ओपिनियन बिहार की जनता के बीच जाकर बनाया गया है। उनकी राय ली गई है, उस राय पर ये फिगर्स, ये आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। जबकि अन्य जो बाकी की पार्टियां हैं, जिसमें तीसरा मोर्चा सो कॉल्ड जो हो रहा था, जिसको सोच रहे थे आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा के लीड करेंगे, वो है, बाकी के अन्य पार्टियां हैं, वो 37.7% उनका वोट परसेंटेज रह सकता है। पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा है। मनीष जी, मुझे लगता है कि एक फेयर, एक फ्री ओपिनियन के साथ शुरुआत करते हैं। सतीश के सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सतीश जी, सबसे पहले आपका मैं व्यू इस पर जानना चाहूंगा। ये अभी जो ओपिनियन पोल है, जिस तरह से जो फिगर सामने आ रही है, ये बता रही है कि बहुत आराम से
मेजॉरिटी के साथ एक बार फिर से एनडीए की वापसी होती हुई दिख रही है। आपका अनुभव क्या कहता है? चुनावों पर बड़ी बारीक नजर रहती है आपकी सर? देखिए, ऐसा है मनीष जी और रोहित जी जी कि पहले तो ये सर्वे की प्रामाणिकता क्या है, कब किया गया, किन लोगों से किया गया, किन लोगों ने किया, उद्देश्य क्या है, कैसा है, तो ये तो एक सवाल है। मैं इतना ही जानता हूं कि अभी भी एनडीए को, जो एनडीए में पता नहीं चिराग है कि नीतीश है, कह नहीं सकते अभी। नीतीश को कितना समर्थन हासिल ऊपरी तौर पे तो है, भीतरी तौर पे कितनी है नहीं कह सकते। तो उस लिहाज से उसको अभी भी एडवांटेज है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन एक हफ्ते में जिस तरह से हमने देखा है, ऐसा लगता है कि बिहार में लोग जीविकोपार्जन की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो कब सर्वे किया गया, कैसे किया गया, अब क्या नीतीश विरोधी वोट पड़ रहे हैं, और वो क्या नाम है नया लड़का तेजस्वी यादव 31 साल का, उसके पक्ष में पढ़ भी पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये 3 अलग अलग चैनल्स ने 3 अलग अलग एजेंसीज के साथ मिलकर ये जो सर्वे किया है, साइंटिफिक तरीके से सर्वे किया है, जैसा कि उनका दावा है। अलग अलग एजेंसीज जो सीफोलॉजिकल एजेंसीज होती हैं उनके साथ मिलकर ये सर्वे किया गया है और हमने उसका एक मीन, एक एवरेज निकालकर इस फिगर को सामने रखा है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि कब किया गया, कब आपने सर्वे का जो है आपने मीन निकाला और आपने उसको एक सिंथेसिस में किया, ये है महत्वपूर्ण। जी। अब आप अभी किए होंगे, अभी देखिए तेजस्वी की भीड़ की कहानी होने लगी, आज कहानी बदल गई कि चिराग में बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है। तो प्रामाणिकता महत्वपूर्ण है, क्रेडिबिलिटी। लेकिन ये जो फिगर्स हैं, सतीश जी मैं आपके पास वापस आऊंगा, ये जो फिगर्स हैं ये दिखाती हैं कि चिराग पासवान का जो इम्पैक्ट है, जैसा कि माना जा रहा था कि जेडीयू पर पड़ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम उन्हीं सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं जिन सीटों पर जेडीयू लड़ रही है, तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। वो फिलहाल अभी इन फिगर्स की वजह से दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। रोहित, सतीश जी मैं आपको एक बात की और जानकारी दूं, आप जानते होंगे, जाहिर सी बात है आपका वहां पर जिस तरह से रिसर्च और स्टडी रही है बिहार को लेकर, मैं आपको एक बात बताना चाहूं, चिराग ने 3 दिन पहले बीजेपी के 22 बगावत कर चुके ऐसे नेताओं को टिकट देकर उतारा है और रामेश्वर चौरसिया उसमें से एक है। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, लेकिन चिराग और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के बारे में किसी को अभी ठीक से पता नहीं है। सब लोग उस किनारा काट रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनाव के पहले काट रहे हैं कि चुनाव के बाद भी काटेंगे? नंबर 1। नंबर 2, जो जेडीयू की तरफ से लगातार मांग हो रही है, आवाजें भी आ रही है कि भाई आपने चिराग को अभी एनडीए में क्यों रखा हुआ? तो ये खिस्तान है, इससे हम इनकार नहीं करते। आप वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव बात जानना चाहते हैं तो ये बातें हैं। गोपाल जी कह रहे थे ना कि 15 साल में तो हम लोगों की सरकारें, अरे भाई 15 साल में उनकी सरकार रही, उसमें अब बीजेपी रही नहीं भी रही, लगातार तो हुआ नहीं ऐसा। तो ठीक है। रोहित, लेकिन इस पैनल में एक व्यक्ति है जो जिसके चेहरे पर सबसे ज्यादा चमक दिख रही है, आप बताइए, मैं आपसे पजल पूछता हूँ, वो कौन है? कौन सीएम की रेस में सबसे आगे, उस फिगर को रखा जाए। पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है, ये स्क्रीन पर आ गया है। पोल ऑफ पोल्स ये कहता है कि नीतीश कुमार 31% लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, 21% चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, और बाकी जो अन्य हैं उनमें 48% जो लोगों का मत है वो जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो यहां पर क्लियरली नीतीश कुमार सीएम बनते हुए दिख रहे हैं। 31% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार सीएम बने और 21% लोग तेजस्वी यादव को एज ए सीएम बिहार में देखना चाहते हैं। तो यहां पर जो मार्जिन है वो बढ़ गया है। जो पहले सर्वे में जो मार्जिन था वो 4% था, 27 और 31 था, तो ये मार्जिन और ज्यादा बढ़कर 10% हो गया है। और मुझे लगता है कि ये और ज्यादा जो मुस्कुराहट है इम्तियाज साहब की उसको बढ़ा देगा। इम्तियाज साहब, क्यों सही कह रहा हूं मैं? जनाब अंसारी साहब, बिहार में फिर एक बार नीतीश सरकार। जी, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपको। ये आपका जो सर्वे है बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, लेकिन एक बात है कि इस चुनाव में बिहार की जनता
और बिहार की आम लोग, सभी समुदाय के, सभी जाति धर्म के लोग इस कोरोना काल में और पूर्व की नीतीश कुमार के शासनकाल के पूर्व की शासनकाल को भली भांति समझ चुके हैं और देख चुके हैं। और बिहार की जनता जिस तरह से आम लोग, शिक्षित लोग, युवा लोग और महिलाओं का एक बड़ा वर्ग, जो नीतीश कुमार के शासनकाल में महिलाओं को जो सम्मान मिला है और जो गरीब और शोषित और अति पिछड़ा को आवाज़ मिला है और उनको विकास में भागीदार नीतीश कुमार की शासन ने बनाया है, नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया है, हर जगह प्रतिनिधित्व दिया है। तो ये लोग पूरी तरह मन बना चुके हैं। जैसे जैसे मतदान की तिथि आएगी, 3 फेज में है हम लोग का, 28 को, 3 को, 7 को, जैसे जैसे सभी क्षेत्रों में मतदान की तिथि आएगी, नीतीश कुमार के मतदाताओं का सर्वे का संख्या और बढ़ता जाएगा। मतदान की मेरी तिथि समझ आएगी, है एक कि नई 10 आंधी नवंबर आएगी, को रोहित। नीतीश कुमार बिल्कुल, यानी कि ये उम्मीद जता रहे हैं कि ये फिगर और बदल सकती है जी हाँ। और फेवरेबल तौर पर बदल सकती है, वो ये कह रहे हैं। मेरे साथ शुभ्रा सुमन इस वक्त हैं। शुभ्रा है मेरे साथ इस वक्त। मैं सर आपके पास वापस लौटूंगा। शुभ्रा मेरे साथ है, हमारी सहयोगी, पिछले काफी दिनों से वो बिहार में हैं और जगह जगह घूमकर वो लोगों की राय जान रही हैं, वो लोगों के बीच पहुंच रही हैं। तो यानी कि जो ग्राउंड पर एक्चुअली चल क्या रहा है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको जानने की उन्होंने कोशिश की है। और मुझे लगता है कि शुभ्रा, पिछले 5-7-10 दिनों में काफी कुछ आपने जान भी लिया होगा लोगों के मन में। क्या कह रहे हैं बिहार के लोग? आप तो कई दिनों से घूम रही हैं अलग अलग जगह, समाज के हर तबके से, व्यापारियों से आपने बात की, आपने समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे बातचीत की, हर वर्ग से आपने बातचीत की। क्या आपकी रीडिंग्स क्या कहती हैं? आपका जो स्पेकुलेशन है, कैलकुलेशन क्या कहता है? देखिए रोहित और मनीष जी, आप लोग नीतीश कुमार की लोकप्रियता का विश्लेषण लगातार कर रहे हैं, मैं सुन रही थी, लेकिन जमीन की आवाज अगर आप मुझसे पूछें तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता को अलग अलग तरह से आंका जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को अगर सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर सबसे बड़ी चुनौती कहीं से है तो वो आरजेडी तेजस्वी यादव की तरफ से है और ग्राउंड की रिपोर्ट भी यही कह रही है। और ये रैलियों में भी दिख रहा है जिस तरीके से तीखे बार नीतीश कुमार आरजेडी के ऊपर, खासतौर से तेजस्वी यादव के ऊपर कर रहे हैं। अभी तक जो ओपिनियन पोल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन एक और खास बात है मनीष जी बिहार की जनता की, वो ये है कि वो एंड टाइम पर अपना मन कई बार बदल लेती है। नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाकी पूरा का पूरा जो पैनल है वो एज इट इज है। मैं सुदेश जी के पास चल रहा हूं। सुदेश जी, क्लियर मेजॉरिटी दिख रही है, इसकी उम्मीद कर रहे थे आप? क्लियर मेजॉरिटी आपको पोल ऑफ पोल्स में नजर आ रही है, बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ एनडीए सरकार बना रहा है बिहार में। देखिए, हम ये भी मानते हैं कि आपने कुछ कंजर्वेटिव एस्टिमेट दिए होंगे, क्योंकि हमारा 2/3 का एम है और हम एस्पायर करते हैं, क्योंकि जनता देखिए इस पार या उस पार की लड़ाई लड़ रही है। जनता को पता है सही कौन है, और आपको पता है कि जितना भी आप ऑप्टिक्स क्रिएट करने का प्रयास करें, आप मतलब बाकी लोग आपको नहीं बोल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बिहार का एक यूनिक चीज क्या है मनीष जी, आपको पता है कि वहाँ हर चीज डिबेट होता है। कुछ भी आप बोल दीजिए तो ऐसा नहीं है लोग मान लेंगे, और हर पान दुकान पर, हर नुक एंड काउंटर में इसको डिस्कस किया जाता है कि कहाँ से करोगे, अगर नौकरी की बात करते हो कहाँ से करोगे। और ये डिबेट जो है ना, यही बताता है लोग भले ही आपके रैली में आप दिखा दें कि लोग आ रहे हैं, हम तो बहुत सभ्य तरीके से रैली कर रहे हैं। आपको पता ही है, प्रधानमंत्री जी की रैली को आपने देखा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हमने 100 जगह डिजिटल उसका डिस्प्ले रखा जिससे लोग देख सकें। तो ये कोई इंडिकेशन नहीं होता है। जो हमारे तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर मीडिया है वो एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने का प्रयास कर रही है, जिससे वो खुद हतप्रत रह जाएंगे। तो आपके जो नतीजे हैं उनको आज भी सीख दे रहे होंगे, और हमारा मानना है 2/3 बहुमत एनडीए निश्चित ही प्राप्त सुदेश जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो भीड़ जुट रही है ये वोटों में तब्दील नहीं होगी? सवाल नहीं है। देखिए, आपको पता है भीड़ जुटाने में हमसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। आपको पता है इतनी बड़ी कैडर की पार्टी, अगर हम चाहें तो हर रैली में भीड़ होगी। ये 1-2 रैली में भीड़ करके उसी को दिखा रहे हैं, ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे डिजिटल डिस्प्ले को देखिए, कितनी जगह हम पहुंचे, और जो परफॉर्मेंस है, और जो बिहार, एक डर है बिहार में कि अगर इनको दिए तो वापस खत्म। भीड़ इंडिकेशन नहीं है। आप सोचिए, कोरोना की इस महामारी में एज ए जर्नलिस्ट आपको और एज ए पॉलिटिशियन मुझे क्वेश्चन करना चाहिए कि कहीं ये कोरोना बम तो नहीं आप फैला रहे हैं इस तरह का भीड़ लाके। आप पर कैसे बिहार की जनता विश्वास करे कि आप इनको डिलीवरी देंगे, विकास देंगे, जब आप इनके हेल्थ का ही ध्यान नहीं रख रहे हैं? थोड़ा तो सोचिए।
इलेक्शन कमीशन के पूरे डायरेक्टिव है, उसके बाद भी इतनी भीड़ को आप दिखा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नॉर्म नहीं है, इसके बारे में तो कुछ चर्चा होनी चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन एक चीज है मनीष जी, ये जो ओपिनियन पोल है, ये ओपिनियन पोल अब तक का है, लेकिन अभी तो 4-5 दिन बचे हैं इलेक्शन में, उसके बाद सेकंड फेज, उसके बाद थर्ड फेज। बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, दीपक झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, लास्ट टाइम में जिस तरह की घोषणाएं हो रही है, क्योंकि जो आखिरी 8-10 दिन का जो फेज होता है इलेक्शन में, किसी भी इलेक्शन में, वो बहुत क्रूशियल होता है, और अब वो मुझे लगता है कि वो फेज आ गया है। क्या ये गारंटी है कि एंड टाइम पर इससे चुनाव नहीं बदलेगा? क्या ये वोटर का दिमाग चेंज कर सकती है ये सब चीजें? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष जी, मुझे लगता है। देखिए रोहित जी, मैं जरा सुदेश वर्मा जी को दो आईना दिखाना चाहता हूं कि ये चेहरे को देख के आए कि क्या कह क्या रहे हैं कि बिहार की जनता जब इनकी रैली में नहीं जाती तो कोरोना काल। अरे भैया, जब बिहार की जनता में आपको डर था तो आप कोरोना में चुनाव क्यों करवाए? पहला सवाल। दूसरा बनता है, दूसरी बात कह रहे हैं कि आपकी रैली में भीड़ नहीं आ रही है, आप यहाँ पे बैठ के मीडिया को लताड़ रहे हैं जो आपके मन की बात नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं तथाकथित सेकुलर मीडिया। अरे तो जो आपके मन का मीडिया बात नहीं करेगा आपको तथाकथित बता देंगे, आप प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देंगे। सुदेश जी, थोड़ा सा तो चेहरे पे हिपोक्रेसी मत रखिए, थोड़ा सा बिहार की जनता को ईमानदारी के साथ बात करिए। बिहार की जनता को पार्टी है, देश में बेरोजगारी के दर पे हम लोग हवाबाजी नहीं करते हैं, प्रतिशत पे पहुंचा दिया। हवाबाजी से चुनाव नहीं जीता जाता। 33% बेरोजगारी। दीपक जी, हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी है और हमें पता है नब्ज का। जो बेरोजगार है, जिसके बिहार की जनता जो है ना दीपक जी, वो मन बना चुकी है। रोजगार पर डिबेट हो रहा है, मोदी जी एम्प्लॉयमेंट आप देंगे, नौकरी देंगे कि रोजगार देंगे, इस पर हर घर में डिबेट हो रहा है और लोग हंस रहे हैं कि आप देंगे कहां से, बेवकूफ बनाएंगे लोगों को। बिहार की जनता, बिहार का युवा रोजगार मांग रहा है। बिहार की जनता कहती कि हमें बिहार ना जाना पड़े। सुदेश वर्मा जी, जरा पढ़ लिख के आया करिए। बिहार की जनता आपके साथ नहीं खड़ी है। ठीक है, लेकिन एक चीज है, सुनिए। अब मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा। मैं इम्तियाज साहब के पास जा रहा हूं। इम्तियाज साहब, ठीक है, अभी जो आंकड़े वो आपके फेवर में दिख रहे हैं, ओपिनियन पोल जो है, पोल ऑफ पोल्स जो है, वो ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार बना लेंगे। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि बिहार के जो इश्यूज हैं, जो इंटरनल इश्यूज हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, उन पर तो बात ही नहीं हो रही है। क्यों 370 की जरूरत पड़ गई बिहार के चुनाव में? क्यों सेना का जिक्र करने की जरूरत पड़ गई बिहार के चुनाव में? उन जो लोकल मुद्दे हैं बिहार की जनता के से जुड़े हुए, उनकी गरीबी है, उनकी शिक्षा है, उनका घर है, उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। बिहार चुनाव जीतना एक अलग चीज है, लेकिन पब्लिक का वेलफेयर करना भी जरूरी है। सरकार तभी आगे बनाएंगे फिर। नहीं तो आप नहीं, आप देखिए, पूरे देश पे आप लोगों की नजर रहती है और बिहार पे भी नजर रहती है। बिहार कितना पिछड़ा और बीमारू राज्य था 2005 से पहले। यही राज था ना कि 2005 से पहले इसका 24,000 करोड़ का बजट था और नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2 लाख करोड़ का बजट हुआ। आप कहते रहेंगे, बिहार में पहले बताइए, कब तक आप ये घिसा पिटा रिकॉर्ड कहते रहेंगे? 15 साल बहुत बड़ा समय होता है। आज भी कल कारखाने नहीं, आज भी आप कहते हैं लैंडलॉक स्टेट है, आज भी आप कहते हैं कि समंदर के पास होता तो ऐसा होता। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे 2 चीजें बताइए सर, मुझे 2 चीजें बताइए। पत्नी के शासनकाल में चार स्कूल। इम्तियाज साहब, मुझे 2 चीजें बताइए, मुझे 2 चीजें बताइए। 15 साल पहले भी बिहार में बाढ़ आती थी, लेकिन अब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। हमने देखा लगातार हर साल बाढ़ की वजह से बिहार के लोग किस कदर परेशानी झेलते हैं, वो हमने देखा है। बिहार में सड़कों पर नावें चलती हैं, वो हमने देखा है। और दूसरा बड़ा मुद्दा सर, दूसरा बड़ा इशू है पलायन का। पलायन नहीं रोक पाए अभी तक आप लोग, पलायन नहीं रोक पाए अभी तक आप लोग, बताइए क्यों? हर गांव को बिजली दिया है। अंसारी साहब, आज भी पटना हवाई अड्डे के सामने, अंसारी साहब मेरी आपसे इल्तिजा है, आज भी पटना हवाई अड्डे के सामने कतार लगी हुई है लोगों की वापस जाने के लिए, क्योंकि हाथों को रोजगार नहीं है। साहब, हमने बिजली में विकास दिया है, हमने हमारे महिलाएं जो हमारे घर में बंद रहती थी, हमने
आरक्षण देने का काम किया है, पंचायती राज में नगर निकाय में महिलाएं को 50% आरक्षण देने का काम किया है। आप गांव-गांव में जाके सर फिर लोग क्यों छोड़ के जाते हैं? आप बताइए रोजगार के लिए बाहर क्यों जाते हैं? सबसे ज्यादा बिहार से लोग जाते हैं रोजगार के लिए बाहर छोड़कर। साहब 35% हमने महिला पुलिसकर्मी को वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं सर आप। हमने ये वन वे कम्युनिकेशन है, ये वन वे कम्युनिकेशन है। मुझे लगता है कि ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार पांडे। डॉक्टर पांडे, गलवान से पुलवामा और पुलवामा से अब बात तो आज यहां तक आ गई कि चिराग ने कह दिया नीतीश की सरकार ने बिहार में शराबबंदी के नाम पर तस्कर पैदा कर दिए। इसमें क्या गलत कहा? मैं तो बार बार पूछ रहा हूं कि 15 साल के बाद ये कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। 2.5 साल कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे, बिहार का चेहरा बदल दिया। लाल बहादुर शास्त्री बहुत थोड़े काल के लिए प्रधानमंत्री रहे, हरित क्रांति ला दिए। शेरशाह सूरी की बात आपको बता दी, ग्रैंड ट्रंक रोक बता दिए। नीतीश अजय जी कुछ नया, अजय जी कुछ नया पिलाने के लिए चिराग को अलग हुए शायद 1.5 महीना 2 महीना, तो 2 महीने में ही सारे तस्कर बन गए क्या सर? और उनके पिता के रहते हुए आसार साफ नहीं हुए थे कि अलग जाए। सारे शराब तस्कर क्या सर 2 महीने में तैयार हो गए क्या? बहुत 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 बढ़िया सवाल पूछा आपने। अब सर अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं। 3 साल से लगातार पत्र, ट्वीट, जनता से संवाद, सड़क पे उतर के लाठी लंडा सब खाया गया। गठबंधन में रहते हुए विरोध किया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी को, चाचा जी को समझ में नहीं आया। तो जो कदम अभी उठाया तभी उठा लेते सर, अलग तभी हो जाते, पर्यटन निगम से तभी अलग हो जाते, शायद बेहतर परिस्थितियां होती, शायद बेहतर परिस्थितियां होती। करोड़ों करोड़ों अरे भाई सुन तो लीजिए, बिहार की तमाम शादियां नेपाल में हो रही हैं। नीतीश कुमार जी को दिख नहीं रहा है। बिहार का पैसा जो है महाराष्ट्र में जा रहा है, नेपाल में जा रहा है, और बिहारियों को आप डंडा मारेंगे, कहेंगे नौकरियां कहाँ से आएगा, पैसा जेल से आएगा। उद्धव ठाकरे कहते हैं महाराष्ट्र से कमा के बिहार में ला रहे हैं। करोड़ों का लोन देके लोगों का। डॉक्टर पांडे, ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे साथ डॉक्टर अजय पांडे जुड़ गए, उनके रिएक्शन बहुत जरूरी है। डॉक्टर अजय पांडे, क्या 2005 वाला जो रिजल्ट रहा था एलजेपी के पक्ष में वो इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि चिराग ने जब हमारे सहयोगी से बातचीत की थी, चिराग पासवान ने, तो उन्होंने यही बात कही है। उन्होंने उसी बात का जिक्र किया कि 2005 में हम 178 सीटों पर लड़े थे, 29 जीते थे। क्या इस बार भी उसी ऐसे ही कुछ करिश्मे की उम्मीद कर रहे हैं? हालांकि वो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं सामने उसमें। नहीं, ये करिश्मा नहीं है, ये जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। जो हम 3 साल से वहां लगातार सड़कों पे उतर के काम कर रहे थे, जनता को हमारी एक ही बात अच्छी लगी कि ये गठबंधन में रहते हुए भी इन्होंने कुर्सी का मोह नहीं देखा, कुर्सी का त्याग किया और जनता की आवाज बनने का काम किया। अजय जी, तो मीडिया में लोग तो ये भी कहते हैं कि आम चुनाव में जो आपकी सफलता थी वो मोदी के चेहरे की सफलता है। बीजेपी तो ये कहती है जो आम चुनाव में आपको सफलता मिली है वो केवल मोदी के काम और मोदी के चेहरे पर मिली है। अच्छा, और नीतीश जी को कहां से मिली? आप वो पल भी तो याद कीजिए। बड़ा उनकी बड़ी सफलता थी, पहले लालू के सहारे और अब मोदी जी के सहारे। 2019 का चुनाव याद कीजिए, आपका यही ओपिनियन पोल नेगेटिव में जा रहा था एनडीए के। मोदी जी गए बिहार में और जाके भाषण दिया और जनता से हाथ जोड़ा कि आप हमको वोट दीजिए, नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए। जो लोकल सांसद से नाराजगी है उसको भूल जाइए। तब जाके बादी पलटी। लेकिन उस समय भी नीतीश के कारनामे अगर सामने आ जाते और मोदी जी नहीं जाते यानी कि तो ये परिणाम नहीं होता। यानी कि आपका स्टैंड ये है, या आपका स्टैंड ये है सर कि मोदी से प्यार लेकिन नीतीश से इनकार। ये राय है जिसका हमने एक औसत निकालकर ये बताया और आपको समझाने की कोशिश की कि फिर एक बार ऐसा लगता है कि शायद राजग की सरकार बने और नीतीश फिर एक बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन कार्यक्रम खत्म करने से पहले रोहित, मैं कहना चाहता हूं कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, ये दुष्यंत साहब की है, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं
नेता बोलते बोलते चिल्लाने लगे हैं। ये मतदाता है, ये सर्वे है, ये अनुमान है, ये औसत था, ये मतदाता है। तालाब का पानी बदलते वक्त नहीं लगता। आज के इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। रोहित। बिल्कुल, तो 10 नवंबर यानी कि 10 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे और उसके बाद बिहार की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कौन वोट कटवा है, कौन किसको वोट दिला रहा है, किसके आने से किसको फायदा हुआ, किसके जाने से किसको नुकसान हुआ और कौन किसकी बी टीम है। जैसा कि मनीष जी ने कहा, वो ABCD सारी जो है बिहार की, वो 10 तारीख को साफ हो जाएगी।